जय हिंद दोस्तों। आज वर्ल्ड मैप की अगली कड़ी की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा उसका एक छोटा सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं। सबसे पहले अभी तक हमने जो क्षेत्रफल की दृष्टि से टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे है साउथ अमेरिका और पांचवें नंबर पे है अंटार्कटिका और छठे नंबर पे है यूरोप और सातवें नंबर पे है ओशिनिया, ओशियान। ये ऑस्ट्रेलिया भी हम इसको कहते हैं। कल तक हमने ये चीजें कवर कर ली थी। इसके अलावा हमने एशिया को पढ़ना शुरुआत किया था। एशिया के देश देखने शुरू करे थे। आइए एक बार और ओवरव्यू उनका देख लेते हैं। कल हमने यहां से शुरुआत की थी और जो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी आपके इससे। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी एशिया से। इसका नाम सार्क क्यों पड़ा वो मैंने आपको कल बता दिया था। कौन से देशों की बात हो रही है? दक्षिणी देशों की बात हो रही है। कहां की बात हो रही है? एशिया की बात हो रही है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन क्या बना? संगठन। किस लिए बना? रीजनल कॉरपोरेशन, आपसी सहयोग के लिए बना। क्षेत्रीय दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से या किसी भी चीज में जो भी संकट आएगा वो ये लोग आपस में मिलकर उस पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके लिए सार्क देश बने थे। तो सार्क देश आप समझ गए होंगे इसका नाम सार्क क्यों पड़ा। अब आइए आगे शुरुआत करते हैं कि सार्क देशों में हमने कौन से देश पढ़े थे। देखिए सार्क देशों में हमने जो देश पढ़े थे वो पढ़े थे मालदीव्स, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सॉरी, सार्क देशों में ये 8 देश हमने पढ़े थे। उम्मीद करता हूं क्लियर है। जिसको नहीं है वो जाकर पहली वीडियो देख सकता है। अब हम शुरुआत करेंगे। यहां तक तो लगभग लगभग हम सभी जानते हैं। अब दिक्कत आती है इन देशों के बाद के देश कि उन्हें कैसे कवर किया जाए। तो मैंने आपसे पहले ही बताया रटना नहीं है बॉस, लिखनेबाजी में मत पढ़िएगा, सिर्फ वीडियो देखिए और दिमाग और अपनी आत्मा को यहां उपस्थित रखिएगा। अगर आप बैठे यहाँ हैं, ध्यान यहाँ लगा रहे हैं और आपकी आत्मा कहीं सड़क पे घूम रही है या स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, तो सॉरी आप नहीं कर पाएंगे। अपनी आत्मा को अपने पास रखिएगा। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं इसके आगे की। आज हम पढ़ेंगे एशियान देश। कौन से देश पढ़ेंगे साहब? हम पढ़ेंगे आज एशियान देश। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो एशियान है, अब हमने ग्रुप्स बांटे हैं। सबसे पहले हमने सार्क देशों को कवर किया। ये कहां पर थे? दक्षिण दिशा में। आज हम कवर करेंगे इन देशों को। मैंने आप लोगों को बताया था दिशाओं के बारे में, तो आपको शायद जानकारी होगी। अगर नहीं है तो आप पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं कि इस दिशा को ईस्ट कहा गया, इस दिशा को वेस्ट कहा गया, इसे नॉर्थ कहा गया, इसे साउथ कहा गया। तो साउथ के देशों से में क्या बने? एशिया के साउथ के देशों ने मिलकर कौन सा संगठन बनाया था? सार्क संगठन। लेकिन इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी उसको क्या कहेंगे आप? इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी उसको हम पहले ही बता चुके हैं, साउथ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे? वेस्ट नॉर्थ। तो जब इसको साउथ ईस्ट कहेंगे तो अब आप इजीली समझ चुके होंगे इस ऐसी का मतलब क्या है। साउथ ईस्ट।
आप अगर ध्यान यहाँ लगाएंगे तो यह निश्चित है कि आपको ना इनकी फुल फॉर्म रटने की जरूरत पड़ेगी। मात्र और मात्र यहाँ देखने से आप क्लियर हो जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं और किन देशों की बात कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम एशियान देश देखते हैं कि एशियान है क्या। तो कौन से देशों की बात हो रही है? साउथ ईस्ट एशिया देशों की बात हो रही है। कहां के देश हैं? एशिया के देश हैं। तो ये तो आप क्लियर समझ चुके होंगे, जो एसईए है इसका मतलब है साउथ ईस्ट एशियन क्या देशों की बात हो रही है। नेशन क्या बनाया? संगठन। इसका मतलब है इसका मतलब है एसोसिएशन। एसोसिएशन ओ साउथ ईस्ट। मैंने आपको बताया कौन से देशों की बात हो रही है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। कहां के? कौन से कॉन्टिनेंट के? एशियन। एशियन किनकी बात हो रही है? देश की। एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियान की फुल फॉर्म ये है। आप इजिली समझ चुके होंगे हम कहां की बात कर रहे हैं? एशिया की बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं? संगठन की बात कर रहे हैं। कौन से देशों की बात कर रहे हैं? एशियन ने साउथ ईस्ट के देशों की बात कर रहे हैं। और क्या बना? संगठन। उम्मीद करता हूं आप एशियन समझ चुके होंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं आगे। इसमें सबसे पहला देश जो आता है, आपने नाम सुना होगा म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। ये देख रहे हैं आप, ये है म्यांमार। इसका पुराना नाम है बर्मा। ये हमारे अखंड भारत का ही हिस्सा रह चुका है। कौन सा देश हमारे अखंड भारत का हिस्सा रह चुका है? बर्मा, जिसका नाम है म्यांमार। आपने इसके विषय में जरूर सुना होगा कि जो म्यांमार है वो भारत का ही एक देश था और अंग्रेजों के एक्सपेरिमेंट का ये शिकार बना। अंग्रेजों के एक्सपेरिमेंट का क्यों शिकार बना ये देश? ये अंग्रेजों के एक्सपेरिमेंट का शिकार इस वजह से बना क्योंकि उस समय तक, ये बात है सन 1935 की, 1937 में ये आजाद हुआ था और 1935 में जो कमीशन आया था उसमें स्पष्ट कर दिया था कि 1 अप्रैल 1937 को हम म्यांमार को आजाद कर देंगे। 1 अप्रैल 1937 को हम किसको आजाद कर देंगे? म्यांमार को। खैर ऐसा था कि जब कहीं किसी देश में होता तो कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद भी होते हैं। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था। हो क्या रहा था कि भारत का ही देश था बर्मा, और उस समय बर्मा में कुछ विचारधाराएं ऐसी पनप रही थी कि वो भारत से अलग होना चाहते थे। उनका ये कहना था कि हमारी धार्मिक मान्यता भी अलग है, हमारा दिखावा भी अलग है, हमारी बोलचाल भी अलग है, तो हमें स्वतंत्र कर दिया जाए ताकि हम और अच्छे से कार्य कर सकें। बहरहाल 1918 में प्रयास किया गया लेकिन वह असफल हुआ। उसके पश्चात भी ये प्रयास जारी रहे, लेकिन इनको सफलता मिली 1935 में जाकर और 1937 में इनको आजाद करा दिया। खैर अंग्रेजों का एक्सपेरिमेंट मैं क्यों बता रहा हूं? ये अंग्रेजों का एक्सपेरिमेंट इस वजह से था क्योंकि वे एक चीज जानते थे कि अब हम हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा गुलाम बनाकर रख नहीं सकते। आपने कैरम देखा होगा, जब कैरम हम खेलते हैं तो जब हम पता है हम जीत नहीं सकते तो कोशिश ये करो कि गिट्टियां बिगाड़ दो। वही अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज ये चाहते थे कि इस देश का इतने टुकड़े करें, इतने विभाजन करें, इधर उधर फेंक दें कि ये कभी जुड़ ना पाए, हम हिंदुस्तान को बर्बाद करके जाएंगे। और वही उन्होंने किया भी। उसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट था म्यांमार। पाकिस्तान बाद में अलग हुआ, वे जानते थे, उन्होंने जिन्ना को टारगेट किया इस जगह।
जिन्ना को समझाया, जिन्ना समझ गया था इस चीज को कि अगर तुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है तो शायद हिंदुस्तान का तो मुमकिन नहीं है कि तू प्रधानमंत्री बन, लेकिन हाँ एक अलग देश जिसे पाकिस्तान कहा गया, मैं उस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। ये सोच, ये लालच इसको दी गई और लोगों को माइंड सेट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम एक देश को अलग करके देखते हैं कि भारत के लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। म्यांमार उसी का शिकार बना, बर्मा देश उसी का शिकार बना और म्यांमार 1937 में 1 अप्रैल को हमसे अलग कर दिया गया। और जब जनता ने बहुत ज्यादा इसका विरोध नहीं किया तो उन्हें एक अवसर मिल गया कि देश के लोग ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं अगर इन्हें पाकिस्तान भी दे दिया जाए, इसी देश में से अगर पाकिस्तान बनाकर दे दिया जाए। अंग्रेज बहुत ही शातिर दिमाग के व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अकलमंदी से काम किया और भारत के इतने टुकड़े किए, इतने टुकड़े किए। उस दौरान खैर हम जो लौह पुरुष हैं सरदार पटेल, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने 562 रियासतों को एक कर दिया। आपको जानकर अचंभा होगा, जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए तो भारत में 562 रियासतें थी जो अपने आप में सब स्वतंत्र हो रखी थी। कुछ ही हिस्सा ऐसा था जो भारत कहला रहा था, बाकी 562 रियासतों को 3 कंडीशन दे दी गई। कंडीशन 1, आप भारत के साथ मिल जाएं। कंडीशन नंबर 2, आप पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। या कंडीशन 3, आप स्वतंत्र देश घोषित कर दें। आप कल्पना करके देखिए, 2 सगे भाइयों में बंटवारा सही से नहीं हो पाता है और वहां पर वे भारत के इतने टुकड़े में छोड़कर भारत को चले गए और उसके बाद एक चेहरा जो सरदार पटेल के रूप में, लौह पुरुष के रूप में आए और उन्होंने हिंदुस्तान भारत की रचना की, भारत को एक किया। और जो प्यार से माने उन्हें प्यार से, जो प्यार से नहीं माने उन्हें तकरार से मनाया। उसी में एक पार्ट वे जोड़ देते म्यांमार। लेकिन 1950 तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु के बाद आप समझ सकते हैं जैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं था जो इस चीज को कर सकता। उसके बाद और भी प्रधानमंत्री आए, किसी ने इस चीज की तरफ अथक प्रयास नहीं किया और अब तक भी कोई प्रयास इस स्तर पर नहीं कर रहा है। खैर छोड़िए, वो बात की बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे हम किस देश की बात कर रहे हैं। हम म्यांमार देश की बात कर रहे हैं, जिसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था इसका बर्मा, पुराना नाम था बर्मा। आपको एक चीज और जान के अचंभा होगा, भारत और म्यांमार के एक संबंधों में उस समय जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री थे, तो इस जगह कहीं पर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप है इस जगह, और इसी के ऊपर एक छोटा सा द्वीप है कोको द्वीप। क्या कहा गया इसको? इसको कहा गया इस जगह कहीं एक द्वीप है कोको द्वीप, कोको द्वीप के नाम से जाना जाता है। उस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाया, म्यांमार ने कहा कि एक हमें द्वीप दे दीजिए। आप जानकर अचंभित होंगे, ये द्वीप म्यांमार को दे दिया, ये सोच के कि छोटा सा ही तो द्वीप है, दे देते हैं। अब कल्पना कीजिए, उस समय तो हमने दे दिया, लेकिन अब क्या स्थिति है? ये कोको द्वीप म्यांमार ने चीन को किराए पे दे दिया है। किसको? चीन को किराए पे दे दिया है। अब जब चीन इस जगह आकर बैठ गया है तो वो हमारे जो सैन्य अड्डे वगैरह हैं जहां पर प्रैक्टिस वगैरह होती हैं, वो आसानी से निगाह रख सकता है इन जगह। उस समय नहीं पता था कि म्यांमार इस तरीके की हरकत करेगा म्यांमार इस तरीके की हरकत करेगा, लेकिन म्यांमार ने ऐसा किया और आज ये चीज चीन को उसने रेंट पे दे दी है। खैर किस देश की बात कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं म्यांमार की। कौन से देश की बात कर रहे हैं? म्यांमार की। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो स्पष्ट हो गया म्यांमार हमारे देश से कब आजाद हुआ? 1 अप्रैल 1937 को आजाद हुआ। अब उसके बाद हम शुरुआत करते हैं, एक इसमें है कि वो कौन सा द्वीप है जो भारत ने म्यांमार को दिया, तो वो कोको द्वीप है, एक कोको द्वीप। अब आगे हम बात करते हैं, इससे लगा हुआ देश है लाओस। कौन सा देश है साहब? लाओस। हम इन तीनों देशों को ये कहकर पढ़ सकते हैं कि ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के देश थे। यहां पर
फ्रांस का रास्ता। कहां का रास्ता? फ्रांस का। किसमें? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। किस किस में? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। आइए अब हम पढ़ते हैं लाओस को। दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश जो पूरे विश्व में इतनी बमबारी कहीं नहीं हुई जितनी अकेली इस लाओस देश पे हुई। यहां आज भी लगभग लगभग एक मिनट। देखिए, लाओस के जो लोग हैं वो अभी भी भारतीय सभ्यता से थोड़े से जुड़े हुए हैं। वहां के लोग ये मानते हैं कि हम वहीं से आए हुए लोग हैं भारत से। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के दौरान कुछ लोग इधर डाइवर्ट हो गए थे और वो लाओस पहुंचे थे, जो आज भी अपने आप को भारत का मानते हैं। कौन से देश में? लाओस में। आपको जानकर अचंभा होगा, लाओस एक ऐसा देश है जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में जितने बम यूरोप वगैरह में गिरे थे उससे कई गुना ज्यादा अकेले लाओस देश में गिरे हैं। किसने गिरे हैं? अमेरिका ने गिरे हैं। क्यों गिरे हैं? वियतनाम एक ऐसी जगह है, वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने रूस और अमेरिका दोनों को हराया है। रूस और अमेरिका दोनों को हराया है। उस दौरान क्या होता था कि ऊपर वाला वियतनाम नॉर्थ वियतनाम कहलाता था और नीचे वाला साउथ वियतनाम कहलाता था। एक कम्युनिस्ट को फॉलो करता था, एक लोकतंत्र को फॉलो करता था, और वही कारण रहा इनके मतभेद का। लेकिन जब एक वहां पे व्यक्ति हुए जिन्हें हो कहा जाता है, हमारे यहाँ पर उन्हें अंकल हो के नाम से जानते हैं, अंकल हो ने इन दोनों को एक करके वियतनाम बनाने का प्रयास करा, जिससे अमेरिका वगैरह और रूस वगैरह चिढ़ गए और उन्होंने वियतनाम और लाओस पे, दोनों ही देशों पे बमबारी की। बहुत अत्यधिक, लाओस पे कहा जाता है लगभग लगभग 4 अरब बमबारी की है, जिसमें से 30% बम आज तक नहीं फूटे हैं। वो कभी कभी पटकते रहते हैं, फूट जाते हैं। वहां के लोगों ने इतना बम गिरा था, वहां के लोगों ने अपनी खिड़कियों वगैरह में लगा रखे हैं, बम से फटे हुए पार्ट में लोहा निकला, उससे अपनी खिड़कियां वगैरह लगा रखी हैं। और आज भी वहां के लोग इस चीज में भय में रहते हैं, कब कौन सा बम पटक जाए कुछ नहीं कह सकते। आज तक वहां पर बम पटक रहे हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम लाओस देश की बात कर रहे हैं। कौन से देश की? लाओस की बात कर रहे हैं हम। देखिए, जो लाओस है इसको 1000 हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। लाओस को 1000 हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। और लाओस, कौन से देश को 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है? लाओस को। कौन से देश को? लाओस को। उसके बाद हम पढ़ेंगे वियतनाम। उसके बाद हम पढ़ेंगे वियतनाम। वियतनाम मैंने आपको बता दिया पहले, वियतनाम 2 हिस्सों में था। पहला हिस्सा था नॉर्थ वियतनाम, दूसरा हिस्सा था साउथ वियतनाम। एक हो अंकल आए जिनका नाम है अंकल हो, और उन्होंने आकर इन्हें एक होने पर प्रयास करा। नेता बहुत जबरदस्त थे वो, उन्होंने वियतनाम को एक करा। अब वियतनाम ने रूस और अमेरिका को हराया क्यों? क्या कारण रहे होंगे कि हराने के? और इसके बाद भी भारत और वियतनाम का अपना एक संबंध है। वो क्या संबंध है भी मैं बताऊंगा आपको। अमेरिका और रसिया दोनों ही इस पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे। रसिया चाहती थी इस पे और अमेरिका इस पे अपना अधिकार जमा रही थी, और इनका लक्ष्य था कि हम पूरे इस पे यहाँ पर अपने सैन्य अड्डे वगैरह बनाकर सब पे अपनी निगाह रखें। लेकिन अंकल हो ने ऐसा संभव नहीं होने दिया। और इनके पास क्या है? इनके पास बहुत बड़ी ताकत थी। वो क्या थी? पहाड़ियां इनके पास थी, नदियां इनके पास थी, गुफा इनके पास थी। इनका जो ये वाला पार्ट है ये गुफाओं वगैरह से ही भरा हुआ पार्ट है। सैनिक छुप जाया करते थे, गोरिल्ला टाइप का युद्ध हुआ करता था। बहुत से गड्ढे खोद खोद के सैनिक अंदर गिर जाते थे, जो विदेशी सैनिक होते थे। ऊपर से बम गिरने वालों को ये नहीं दिखता था कि कोई दिख ही नहीं रहा, हर जगह पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे।
तो उस कारण से वियतनाम ने किन देशों को हराया? रूस और अमेरिका को हरा दिया। किसे हरा दिया? रूस और अमेरिका को हरा दिया। कौन से देश ने हराया? वियतनाम ने हराया। कौन से देश ने हराया? वियतनाम ने हराया। 1 अप्रैल 1937 में भारत से कौन सा देश आजाद हुआ? म्यांमार। 1 अप्रैल 1937 में आजाद हुआ म्यांमार। किससे आजाद हुआ? भारत से आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? भारत से आजाद हुआ। चार दुनिया में सबसे ज्यादा बम कौन से देश में गिरे? लाओस में गिरे। कहां पर गिरे? लाओस में गिरे। रूस और अमेरिका दोनों को हराने वाला देश वियतनाम। रूस और अमेरिका को दोनों को हराने वाला देश वियतनाम। खैर उस समय नेता बहुत अच्छे थे। जैसे जैसे समय बदलता चला गया, यहां पर चीन ने थोड़ा सा अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आप यकीन मानिए, एक बड़ी चीज होती है कि किसी को अगर हम कोई चीज दे रहे हैं तो उसका दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा कहीं। वही चीज हुई, इसके पास जो समुद्र है वो चीन ने कब्जा कर रखा है। इसके पास के वाले में भी चीन ने कब्जा कर रखा था। अब जब चीन ने इस पर कब्जा कर रखा था तो ये वहां से कोई भी चीज निकालने में सक्षम नहीं था। कौन सक्षम नहीं था? वियतनाम सक्षम नहीं था। कौन सक्षम नहीं था? वियतनाम सक्षम नहीं था। क्या करने में? यहां से तेल वगैरह निकालने में यह सक्षम नहीं था। तो इस जगह भारत के लोगों ने, भारत की सरकारों ने दिमाग लगाया और भारत की सरकारों ने कहा कि तुम हटो, तेल हम निकालेंगे, तुम हमसे किराया ले लो। वियतनाम ने कहा बहुत बढ़िया, कुछ तो मिल ही रहा है। तो वियतनाम ने कहा बहुत बढ़िया, ले लीजिए। और वही चीज हुई। अब भारत यहां से तेल निकालता है। जब भारत यहां से तेल निकालता है तो चीन आग दिखाने की कोशिश करता है, या कल्पना करता है कि चीन हमारा दुश्मन क्यों बनता है। यही कारण है, कोई और कारण नहीं है। उसकी सड़क हमने नहीं काटी, उसकी खेत हमने नहीं डोल हमने नहीं काटी, कोई और लड़ाई नहीं है। लड़ाई हकीकत में वर्चस्व की है। धरती के कितने बड़े हिस्से पे किसका राज होगा, विश्व के कितने बड़े हिस्से पे। असली लड़ाई समुद्र में भी जाकर, ये समुद्र की लड़ाई है। चीन भारत को इसलिए कोशिश करता है नीचा दिखाने की, क्योंकि एशिया में छोड़िए पूरे भारत, पूरे विश्व में, एशिया में छोड़िए पूरे विश्व में अगर रूस और अमेरिका के बाद कोई सक्षम देश है तो वो भारत हो सकता है, जो अपना राज हर देश पे चला सकता है। चीन को इस चीज का डर है, इसी चीज का डर अमेरिका को है, इसी चीज का डर रूस को है। ये कोई और वजह थोड़ी थी। इसमें अमेरिका और रूस क्यों भिड़ा? अमेरिका और रूस, मैंने कल भी एक बात बताई थी, बहुत से देश ऐसे हैं जो बिन बात के पिस रहे हैं। किस लड़ाई में? एक शीत युद्ध शुरू हुआ, मैं किसी दिन एक स्पेशल वीडियो शीत युद्ध पर बनाऊंगा। शीत युद्ध किस किस के बीच है? मैक्सिमम लोग जानते होंगे, अमेरिका और रसिया के बीच में शीत युद्ध है। अमेरिका और रसिया के बीच में कौन सा युद्ध है? शीत युद्ध, कोल्ड वार। कोल्ड वार, ये खुद नहीं लड़ते हैं कभी, खुद आमने सामने कभी नहीं लड़ेंगे। लड़ेगा वो जैसे इन्होंने यहाँ पर नॉर्थ वियतनाम को पकड़ लिया और साउथ वियतनाम को पकड़ लिया और आपस में लड़वाने का इन्होंने काम किया, और बहुत स्तर तक इन देशों को आर्थिक हानि उठानी पड़ी, बहुत स्तर तक। और वही कारण है अमेरिका और रसिया का कोल्ड वार आज तक जारी है। आइए इसके बाद समझते हैं, जब इस शीत युद्ध के बाद वियतनाम ने इन्हें हरा दिया तो चीन ने जब देखा कि अंकल हो तो रहे नहीं, उसके बाद कोई ऐसा नेता सक्षम हुआ नहीं, उन्होंने समुद्र पे कब्जा कर लिया अपना, और चीन ने कहा ये हम नहीं देंगे। तब भारत ने इसे रेंट पे, इसका जो तेल का वो था वो ले लिया और यहाँ से पेट्रोल निकालने का काम भारत करता है। और भारत की जो नौसेना होती है वो यहाँ पर पहरा देती है कि आओ बेटा चीन वालों आओ, आंखें खोलते हैं तुम्हारी छोटी। चलिए इसके आगे का एशियान को हम आगे पढ़ेंगे अब अगले लेक्चर में। अभी फिलहाल इतना ही। 1937 में भारत से कौन सा देश आजाद हुआ? म्यांमार। कौन सा देश? म्यांमार। अमेरिका और रसिया को हराने वाला देश वियतनाम। अमेरिका और रसिया को हराने वाला देश वियतनाम। अमेरिका और रसिया को हराने वाला देश वियतनाम। इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बम कौन से देश में गिरे हैं? लाओस। कौन से देश में? लाओस। चलिए इसके आगे की क्लास हम आगे चलाएंगे।